नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी फाइटर्स पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग को दिख रहा होगा ये वीडियो कुछ नए स्टाइल में है। इसके पहले मैं जो भी यूट्यूब पे वीडियो लेता था, लेक्चर लेता था, उसमें मैं अपना फेस नहीं दिखाता था। आज कुछ नए स्टाइल में है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा। और इसमें कि जैसे कि आप लोग को पता है कि जो बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, जिसमें कि फर्स्ट पेपर जीएस का है, उसमें जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लगभग 1 महीना पहले से ही लगातार हिस्ट्री का वीडियो बना रहा था। और उस हिस्ट्री के सिलेबस में लगभग टॉपिक कवर हो चुका है, लेकिन अभी 2 टॉपिक इसमें मेनली बचा हुआ है, जिसमें कि एक आर्ट एंड कल्चर बच गया था और दूसरा जो 3 जो बड़े विद्वान हैं, महात्मा गांधी है, टैगोर और जो नेहरू का विचार है, वो बच गया है। तो उसी में जो आर्ट एंड कल्चर जो पूछता है बिहार में हर एक साल बीपीएससी एक क्वेश्चन जो हिस्ट्री सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर से पूछता है। और आर्ट एंड कल्चर में मेनली 3 टॉपिक है, जिसमें कि आपको एक मौर्य कला या मॉडर्न आर्ट पढ़ना है, दूसरा आपको पाल कला और तीसरा आपको पटना कलम पढ़ना। हालांकि मधुबनी कला भी है, लेकिन मधुबनी कला सिलेबस में बीपीएससी में है नहीं, लेकिन एक बार पूछ दिया था कि बिहार में जितनी भी कला है सबका वर्णन करें, तो उसमें आपको मधुबनी कला अपने आप इंक्लूड हो जाए। तो वो भी मैं मधुबनी भी करा दूंगा, लेकिन अभी पहले 3 जो टॉपिक मैंने आपका जो हर एक साल बीपीएससी पूछता है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। उसी में आज ये मौर्य कला का टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखिए, उसके पहले कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं हिस्ट्री का भी लगभग 17 वीडियो बना चुका हूँ, और उस सारा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में एक होगा जीएस मेंस हिस्ट्री, वहाँ जाके सब पढ़ा हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उसका नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उस सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, या नहीं तो अपना मेरा वीडियो खुद देख के नोट्स बना लें ताकि अच्छा रहे। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसमें ये है कि आपको पता है कि अगस्त लास्ट जो में बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 67, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं 21 जून जो अभी गया उसी दिन से मैं होमवर्क सीरीज शुरू किया हूँ पीटी के लिए, जिसमें कि अभी तक 15 दिन में हिस्ट्री का कवर हो चुका है। तो अभी कल से जो है जो 7 जुलाई है, जो कल जो था, उसमें मैं हिस्ट्री शुरू किया हूँ। जिन भी लोगों को ये अभी पता नहीं है कि क्या आप कैसे पढ़ें पीटी के लिए इतना 50 दिन में जो बचा हुआ है, तो अगर जिनको कुछ आइडिया विशेष नहीं लग रहा तो वो हमारे उस जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, और पूरा शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाके उस शेड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, जो टॉपिक देता हूँ डे बाय डे, उसमें मैं लिख देता हूँ कि आपको आज हिस्ट्री में जैसे कि क्या पढ़ना है, या ज्योग्राफी में आज के दिन में क्या पढ़ना है, और करंट भी क्या पढ़ना है, सब कुछ लिख देता हूँ। और शाम में 8 या 9 बजे मैं डेली उसी टॉपिक से 10 या 15 क्वेश्चन में MCQ टाइप में देता हूँ, और उसमें बच्चे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है कि कैसे आगे पढ़ें 50 दिन और कैसे पीटी करेक्ट करें, तो वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वो 100% जो है ना, मतलब समझिए कि सक्सेसफुल मेरा प्रोग्राम है। मैं जब भी कभी पीटी पास किया, मैं अभी तक 6 बार बीपीएससी पीटी बीपीएससी का पास किया हूँ, मैं उसी तरह पढ़ता था। एग्जाम के 2 महीना पहले या 50 दिन पहले मैं वैसा ही टाइम टेबल बना लेता था, और हर एक सब्जेक्ट को बांटता कि इधर ये पढ़ना है, ऐसे ये पढ़ना है, तो ऐसे करके कवर हो जाता। और लगभग हर एक टॉपिक जितना भी सब्जेक्ट बीपीएससी पीटी में पूछता है, अगले 60 दिन में मैं लगभग 5 बार रिवाइज करूँगा मिनिमम। और जो भी लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा कि अभी तक 15 दिन का मेरा हिस्ट्री का वो सीरीज चल चुका है, और 15 दिन में हिस्ट्री का हर एक सेक्शन, चाहे एंशिएंट हो या मेडावल हो या मॉडर्न हो, 3 बार रिवाइज हो चुका है, 3 बार। और करंट लगभग 1 साल का लगभग करंट रिवाइज भी हो चुका है। तो एक बार आप लोग जाके उस शेड्यूल को जरूर देखें, जो लोग नए हैं। जो ऑलरेडी पुराना उसको पता है वो क्या चल रहा है। और दूसरा बात कि जहाँ तक मेंस का बात है, कि मेंस का जीएस का भी अनफॉर्चुनेटली हमारे टेलीग्राम पे भी चल रहा है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है। आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। फिर ऑप्शनल के लेवल पर 3 सब्जेक्ट अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और LSW का भी ग्रुप बन गया, वहाँ भी लड़के लोग लिख रहे हैं। जिनको भी ऐड होना है, मेरे नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप हमको पर्सनली मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं उसमें कैसे क्या प्रोसेस है। मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करके वहाँ भी आप डेली राइटिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी लगभग पीटी और मेंस दोनों को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीटी में ऑलरेडी 100+ स्कोर है, या ऑलरेडी कोई पीटी पास कर चुका है, तो उसको पीटी में अधिक दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जिसका स्कोर 100 से कम पीटी में है तो उस पीटी पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन जिनका ऑलरेडी पीटी अच्छा है, या जो मेंस दे चुके हैं, तो वो लोग ज़्यादा मेंस पर फोकस करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा जो क्योंकि स्टूडेंट मेरे साथ काफ़ी सारे, हमको अच्छा रिस्पांस मिला इस यूट्यूब पे, तो कई सारे स्टूडेंट हैं सब तरह, कोई पीटी वाले हैं, कोई मेंस वाले, इसलिए मैं दोनों चीज़ साथ साथ कर रहा हूँ, जिनको जिसमें अच्छा लगे वो कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आज का हम अब ये लेक्चर शुरू करते हैं। जी देखिए, जो आपको हम पहले ही बताया कि आर्ट एंड कल्चर जो बिहार का जो सिलेबस है उसमें 3 टॉपिक है, मौर्य कला है, पाल कला और क्या है, पटना कलम है। तो आज मौर्य कला को हम लोग अच्छे से देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पाल कला को देख लेंगे। देखिए
अगर मौर्य कला का अगर प्रीवियस आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको उसमें दिखाई पड़ेगा कि मौर्य कला का मेनली पूछता है कि उसका वर्णन करें, मतलब कि मौर्य कला में क्या क्या कितने आयाम है, कितने उसमें डायमेंशन है, चाहे जैसे कि स्थापत्य कला या आर्किटेक्ट है या मूर्ति कला है या जो लोक कला उसके बारे में पूछता है, या उसका विशेषता पूछ देगा, और इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार पे, या क्या महात्मा बौद्ध धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और इसका कभी कभी आलोचनात्मक व्याख्या भी पूछ देता। तो मैं सारे डायमेंशन को बारी बारी से इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, और इसी लेक्चर में पूरा का पूरा आपका मौर्य कला क्या कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। बाकी इसका आंसर राइटिंग भी हम लोग ग्रुप में करेंगे, तो आप लोग उसको भी कीजिएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए हाँ, एक बार शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो इस टॉपिक से जो बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है लास्ट टाइम, वो पूछा था 64th बीपीएससी जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा था। उसमें क्वेश्चन पूछा था सिंपल कि जो मौर्यन आर्ट का जो मौर्य कला का क्या विशेषता है, ठीक ना, और इसका क्या संबंध है बौद्ध धर्म से, ये क्वेश्चन पूछा था। एक और 60 से 62 में पूछा था सिंपल कि जितना भी मौर्य कला का आर्ट है, जो मौर्य कला उसका नाम लिखिए, और इसका जो है ना क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार पे। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि उसका क्या फीचर्स है, या उसके हर एक डायमेंशन का आपको वर्णन करना, और बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या महात्मा या बौद्ध धर्म पे क्या प्रभाव पड़ती है, आपसे क्वेश्चन पूछता। मैं हर एक चीज़ को मैं आपको इस लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं उसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन या भूमिका बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई लोगों को भूमिका या इंट्रोडक्शन लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए भूमिका कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग आप 4 या 5 लाइन का जीएस में एक अच्छा सा भूमिका लिख दीजिए। जैसे देखिए अगर आपको मौर्य कला का अगर आपको भूमिका लिखना हो तो कई बार आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं लिखा हूँ कि मौर्य काल को भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हालांकि हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता में भी कला का विकास होता है, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं होता है जितना कि मौर्य कला आपको देखने को मिलता है। आगे मैं लिखा हूँ, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आदि सम्राटों के प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाई को प्राप्त किया, कहा मौर्य काल में, वहीं लोक कला के दृष्टिकोण से भी यह काल काफ़ी क्या रहा, उन्नत रहा। लोक कला मतलब क्या, जो आम लोगों के जो कला में जो विकास जो रोल निभाया है लोग ने, वो बताया मैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस काल में पत्थरों का प्रयोग हुआ। इसके पहले हमारे देश में कला के क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग नहीं होता था, और ख़ास करके पत्थरों पर चमकदार पॉलिश भी यहाँ हुआ, जो कि आगे हमारे भारतीय कला संस्कृति की विरासत बन गई। मैं लिखा हूँ जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की एक अनमोल विरासत बन गई। बाकी दूसरा भूमिका अगर आपको लिखना तो इसमें लिख सकते हैं आप कि थोड़ा मौर्य काल कब से कब काल था, वो लिख सकते हैं आप। लिख सकते हैं कि मौर्य काल जहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, और वहीं कला के क्षेत्र में भी इनके शासकों ने बेहतर काम किया, और इसी मतलब कि परिप्रेक्ष्य या पृष्ठभूमि में मौर्य कला जो आगे हमारे भारतीय जो संस्कृति की क्या बन गई, विरासत बन गई, जिसमें कि स्थापत्य कला, आपको मूर्ति कला और लोक कला जो है ना मेनली इसमें आपको देखने को मिलता है। तो आप भूमिका को मतलब अच्छा लिख सकते हैं, इससे भी बेहतर भूमिका आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखिए, जो कोई भी अगर हम कला पढ़ेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे उसके हर एक डायमेंशन को, हर एक आयाम को बारी बारी से देखने के क्वेश्चन यही से पूछता है। तो जब आप मौर्य कला जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मौर्य कला में 2 मेनली आपको डायमेंशन है, 2 आयाम है इसके, ठीक ना। तो एक आयाम में आपका राजकीय कला है। राजकीय कला का मतलब है कि वो कला जो कि राजा के संरक्षण में आगे बढ़ा, और एक है लोक कला जो कि वहाँ के आम आदमी ने, आम लोगों ने अपने लेवल पे प्रयास करके उस कला को क्या किया, अपना मजबूत बनाने का कोशिश किया। तो देखिए राजकीय कला में 3 शासक का नाम आपको याद रखना चाहिए, बाकी तो और भी शासकों ने किया, लेकिन 3 शासक मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है पहले चंद्रगुप्त मौर्य। उनके समय में कुम्हरार पटना में एक राजप्रसाद बनता है, मतलब इसको राजभवन बोलते हैं। अशोक काल में स्तूप बनता है, स्तंभ और कंदराएँ बनती है। स्तूप महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, पिलर सबसे महत्वपूर्ण अशोक के काल का तो पिलर ही आपका है, और दशरथ जो उनके जो अशोक के जो पौत्र थे उनके काल में जो है ना नागार्जुन पहाड़ी जो बिहार के जहानाबाद जिले में है, वहाँ गुफा बनता है। और लोक कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो कि लोकल, देखिए आपको पता होगा बिहार में जब आप जाइएगा खास करके मिथिलांचल के क्षेत्र में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोक देवी देवताएं होती है, उनका हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो वही वैसे ही जो लोक जो देवी देवताओं की जिसको यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति हम लोग बोलते हैं, वो लोकल जो वहाँ के कलाकार उस समय जो मौर्य काल में बना दिखाई पड़ता है। अब आइए हम अलग अलग सबको अच्छे से क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इसमें सबसे पहला देखिए हम पढ़ेंगे राजप्रसाद। क्या पढ़ेंगे, राजप्रसाद। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजप्रसाद कहाँ दिखाई पड़ता है। तो राजप्रसाद जो है इसका लोकेशन कहाँ है आपका, ये बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना के कुम्हरार में। पहली बात इसका लोकेशन, अभी भी इसका अवशेष आपको देख सकते हैं। ये सभा भवन था, राजप्रसाद मतलब सभा क्या था, भवन था।
जो राजप्रसाद जो सभा भवन था, राजप्रसाद के भीतर बने कई विशाल कक्ष है, मतलब अलग अलग रूम है, और इनमें से एक 80 स्तंभ या पिलर वाला एक सभा भवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और इसकी छत और फर्श लकड़ी की बनी, ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं। अब देखिए जो राजप्रसाद है इसका वर्णन कई सारे बड़े बड़े विद्वान करते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है एरियन। वो इसके बारे में बोलते हैं, एरियन बोलते हैं कि इसकी भव्यता का मुकाबला सुसा और एकबेतना, ये 2 शहर है, कहाँ, ईरान का। जब ईरान में कभी राजवंश हुआ करता था इस समय मौर्य काल के आसपास, वहाँ भी 2 शहर था, सुसा और एकबेतना। तो बोलते हैं कि ये राजप्रसाद इतना भयंकर है कि सुसा और एकबेतना भी इतना अच्छा नहीं है। और फाहियान कहते हैं कि यह देवताओं द्वारा निर्मित है, फाहियान जिक्र करते हैं। और पतंजलि जो हमारे देश के बहुत बड़े ऋषि थे, वो बोलते हैं क्या, सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला है, ये वो ऐसा बोलते थे। ये 3 बड़े विद्वान जो है ना राजप्रसाद के बारे में ऐसा वर्णन करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ही। अब देखिए इसका थोड़ा सा मैं लेआउट बनाने का कोशिश किया हूँ, जो आपका जो राजप्रसाद है, आप इसको लेआउट को कुछ ऐसा दिखा सकते। देखिए ये इसका लेआउट था, मतलब कि ये पूरा, ये देखिए ये पिलर है, ये 80 पिलर, देखा ये पिलर है, बाकी सब देखिए रूम कक्ष है, ठीक है, ये दिखा सकते ऐसा करके। अगला है राजप्रसाद और आपका पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र नगर जो है इसका वर्णन जो है ना मेघानस्तीज भी करते हैं। वो बोलता है मेघानस्तीज अपने किताब इंडिका में पटना नगर का वर्णन करते हुए कहता है ये नगर काफ़ी भव्य था, इसका जो नियोजन या प्लानिंग काफ़ी अच्छा हुआ था। ये कौन अपने किताब में जो बोलते हैं, कौन, आपका मेघानस्तीज, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे देखिए इसमें मेघानस्तीज ये भी कहता है कि ये जो आपका जो शहर है, ये शहर जो आपका प्राचीर दुर्ग, मतलब कि ये किला से घिरा हुआ है। पहली बात ये क्या बोलते हैं, ये जो शहर जो है आपका दुर्ग से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। और तीर चलाने के लिए जो है ना बीच में जो है ना तीर का क्या है, निशान। मान लें अगर ये मान इसे कोई दुर्ग है मान लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, ये तीर चलाने छोटे छोटे होल से छेद ऐसे करके दे दिया है, ठीक ना। और नगर में प्रवेश है तो कितना द्वार थे, 64 द्वार थे। ये खुद मेघनास्तीज अपने किताब इंडिका में बोलते हैं। आगे चलिए, जो अब राजकीय कला का अगला जो सबसे बड़ा है उसमें स्तंभ, सबसे फेमस पिलर। आपको पता है कि मौर्य काल में पिलर ही सबसे महत्वपूर्ण, और पीटी में आपको पढ़ना पड़ता है, बीपीएससी पीटी में कई बार पूछ चुका है स्तंभ या पिलर के बारे में कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ मिलता है, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है पिलर आपका। ये मुख्यतः अशोक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और आपको स्तंभ या पिलर जो 2 तरह का मिलेगा, इसमें एक आपको मिलेगा लिपिबद्ध, क्या मिलेगा, एक आपको लिपिबद्ध दिखाई पड़ेगा जिसमें कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और दूसरा एक सादा है, जैसे कि बसाड़ और रामपुरमा में जो है ना जो पिलर है वो सादे पिलर है, ठीक ना। तो अब देखिए जितना भी पिलर है उसका कुछ विशेषता है, उस विशेषता को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक विशेषता, मतलब स्ट्रक्चर उसका क्या फीचर्स था। एग्जाम में बीपीएससी यही पूछता है कि मौर्य कला की विशेषता बताइए। विशेषता या फीचर्स का क्या मतलब है कि जितने भी कला के डायमेंशन हैं, हर एक डायमेंशन की क्या मेन फीचर्स है, क्या विशेषता है, वही आपको लिखना है। मैं आपको राजप्रसाद की विशेषता बता दिया, अभी मैं आपको स्तंभ या पिलर की विशेषता बता रहा था, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जितना भी पिलर है वो एक ही पत्थर से निर्मित है। आपको सबसे पहले मैं यहाँ बगल में एक मैं पिलर बनाने का कोशिश किया, वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपको ये पिलर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो पिलर है आपको देखिए यहाँ पे कि ये देखिए ये इसका स्तंभ है, ये इसका बेस है, आधार है, ठीक ना। और देखिए आधार से जो आप ऊपर जाइए देखिए पतला होता जा रहा है, देखें ये पतला हो ना, देखें पतला। और यहाँ देखिए उल्टे कमल फूल की आकृति का चिन्ह बना हुआ है, और यहाँ ऊपर में क्या है, पशु की आकृति, वही हम लिखा हूँ। एकाश पत्थर से निर्मित है, और अधिकांश ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कि उस समय यूपी से लाया गया था, मथुरा से लाया गया था। ये स्तंभ गोलाकार है, इसकी लंबाई 20 से 25 फीट है, और वजन कितना है, लगभग 50 टन है। और स्तंभों पर चमकदार पॉलिश किया गया। सबसे बड़ी बात देखिए मौर्य कला में आपको सबसे बड़ी विशेषता इसको क्या दिखाई पड़ती है कि हर एक चीज़ पर इस पर चमकदार पॉलिश किया गया है, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। और स्तंभ की मोटाई नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। आपको देखिए पतला हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पतला हो रहा है। और शीर्ष पर आपको पशु का क्या मिलेगा, आकृति मिलेगा, ये आप दिखा सकते हैं। ये इसकी क्या हो गया, मेन विशेषता हो गया किसका, पिलर का। नेक्स्ट चलते हैं स्तूप में। देखिए आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनके जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद उनके अस्थि को जो 8 या 10 राजा ने आपस में बांटा था, और जहाँ जहाँ अस्थि गया वहाँ उस जगह स्तूप बना। और स्तूप बनने की परंपरा तभी से शुरू हो गई थी।
और स्तूप बनने के बाद जितने भी राजा आए उस काल में सबने महात्मा बुद्ध के लिए क्या किया, स्तूप का निर्माण किया। और अशोक के काल में भी स्तूप का निर्माण होता है, जिसमें सबसे फेमस स्तूप आपका क्या है, सांची का स्तूप, एक भरूच का स्तूप है, राजगीर में स्तूप बना हुआ है। और कई किताब में तो दिखता है कि स्तूप जो है ना अशोक ने 84,000 स्तूप बनाया है। थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी किताब में है तो आप इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बगल में आप इस तरह का स्तूप का जो है एक स्ट्रक्चर बना देंगे। देखिए ये सब करने से क्या होगा, था नंबर ज़्यादा मिलने का चांस होता है। मैं जब आंसर लिखता था पीटी में, मेंस में, आपको पता है कि मैं अपना कॉपी भी अपने यूट्यूब में शेयर किया हूँ। 63 का कॉपी है मेंस का मेरा, उसमें हमको 191 मार्क्स मिला था। और ये 191 मार्क्स शायद उस साल के सबसे हाईएस्ट था। तो मैं कैसे लिखता था, यही सब डायग्राम में यूज़ करता था। देखिए यहाँ पे ये देखिए स्तूप का डायग्राम है, फिगर है। देखिए आपको अगर स्तूप कभी पढ़े होंगे पीटी के लेवल पे, देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, ये इसका होता है स्तूप का गेट द्वार, तोरण द्वार होता है, ठीक ना। और ये देखिए ये दिख रहा है, ये है प्रदक्षिणा पथ, यहीं पे हम लोग चक्कर लगाते हैं। जैसे हम लोग मंदिर जब जाते हैं नहीं परिक्रमा करते, वैसा यहाँ पे है। देखिए जिस पे स्तूप होता है ये उसको बोलते हैं मेधी, देखिए चबूतरा, ये मेधी है, ठीक है। और ये देखिए जो उल्टे कटोरे का आकार, इसको बोलते हैं अंड, क्या बोलते हैं, अंड। और इसके बाद यहाँ देखिए हर्मिका, इसी हर्मिका में जो है महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे होते थे, ठीक ना। और ये यष्टि है और ऊपर में क्या है, छत्र है। ये पूरा आपका स्तूप का क्या हो गया, डायग्राम या फिगर आप ऐसा करके बना सकते हैं। अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो उतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलिए, अगला है कंदराएँ विहार या गुफा। देखिए कंदराएँ विहार या गुफा का मतलब जहाँ भिक्षु लोग रहते थे। तो आप देखिएगा कि मौर्य काल में कई सारे ऐसे राजा हैं जिसने बौद्ध धर्म के लिए, आजीविक संप्रदाय के लिए, भिक्षुओं हेतु मतलब कि रहने के लिए कुछ पहाड़ पे कुछ जगह दिया, गुफा बनाया। तो बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने सुदामा और कर्ण चौपार गुफा बनाया है। नागार्जुन पहाड़ जो बिहार में है, वहाँ पे अशोक के पौत्र दशरथ ने गोपी लोमफ ऋषि वर्थिका गुफा बनाया है। और ये गुफा मैक्सिमम 2 कमरे के हैं और चतुर्भुजाकार, मतलब देखिए चतुर्भुजाकार, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ है। ये इसे गेट द्वार है, मान लीजिए एक गेट द्वार होगा, यहाँ रहेगा लोग, यहाँ रहेगा, ऐसे करके जो है ना ये आपका गुफा क्या हुआ है, बनाया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये मूर्ति कला। ये तो अभी तक हम स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, अब आइए मूर्ति कला। देखिए मूर्ति कला हम मौर्य काल में 2 रूप देखते हैं मूर्ति कला का, ठीक ना। एक तो वो मूर्ति कला जो कि स्तंभ के ऊपर बना, जैसे कि पशु का आकृति बन गया, इसके तो सिंह का, बैल का, हाथी का मूर्ति बना, जो कि सारनाथ में मिलता है हमको। और यहाँ इसमें स्वतंत्र कलाकारों ने भी मूर्ति कला में भी कहा गया। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मूर्ति कला से एक बार अलग से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया था। हम आइए आपको मूर्ति कला को डिटेल में क्या करते हैं बता दें। आइए देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको मूर्ति कला। यहाँ पे देखिए मैं मूर्ति कला को अलग से लिखा हूँ। देखिए मूर्ति कला में 2 आयाम हैं, एक तो स्तंभ के ऊपर बनी पशु आकृति है, दूसरा स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। तो स्तंभ जो पिलर जो जितना भी खासकर अशोक का है, उसके ऊपर कई तरह पशुओं की आकृति हमको दिखाई पड़ता है। देखिए पशु की आकृति में सबसे पहला आपका है, देखिए यहाँ पे कि सिंह की मूर्ति बना है, बैल या वृषभ की मूर्ति बना है और हाथी की मूर्ति बना है। तो स्तंभों के ऊपर बने पशु आकृतियों में सर्वाधिक चर्चित सारनाथ स्थित स्तंभ के ऊपर बना सिंह की आकृति है, जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए इसकी प्रमुख विशेषता है कि 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए दिशा में एक ही मुख में बैठे हैं। मतलब कहीं से देखिएगा तो आपको 3 दिखाई पड़ेगा। आप जाके इसको थोड़ा सा गूगल में कर लीजिएगा, हालांकि मैं यहाँ पे उसको नहीं शामिल कर पाया। आप देखिएगा वो जो सिंह की जो मूर्ति है 4 उसमें है। अगर किसी भी एंगल से आप देखिएगा आपको 3 दिखाई पड़ेगा, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद चौकी पर बैठी 4 गो पशु आकृति भी है, जिसमें बैल है, घोड़ा है, सिंह है और हाथी है। और हर एक के बीच में आपको पता है 4 चक्र है, और हर एक चक्र में कितना तिलियां हैं, 24 तिलियां। इसे भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है इसी सारनाथ के चीज़ों को। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। दूसरा ये तो हो गया आपका क्या कि जो स्तंभ के ऊपर जो पशु आकृति बना। देखिए पशु आकृति बनने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो मूर्ति कला का ही आयाम है, तो इतना दिखा दीजिएगा। उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़ बिहार में आपको सिंह की आकृति का स्तंभ दिखाई पड़ता है। लौरिया अरेराज में आपको बैल की आकृति दिखाई पड़ता है। ये सब क्या है, मूर्ति है। आगे देखिए कुछ स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित कई मूर्तियाँ हैं। देखिए स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ आपको यहाँ पीछे देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ कि स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियाँ जिसके माध्यम से भारतीय आम जनजीवन को चित्रित किया गया। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि राजकीय कला के अंतर्गत जो भी कला का विकास हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है राज की बात दिखाएगा, राजा की बात दिखाएगा, राजभवन होगा।
स्तूप बनेगा, लेकिन आम आदमी तो स्तूप बना नहीं सकता है। लेकिन यहाँ आम आदमी जो है ना अपने लेवल मूर्ति कला का विकास किया इस समय मौर्य काल में। तो आप यहाँ देखिए कई सारा मूर्तियाँ, खास करके इसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्ति फेमस है। यक्ष यक्षिणी में तो क्या लोकल देवी देवता हैं। आज भी हमारे बिहार राज्य में आपको लोकल देवी देवताओं की कोई कमी, हम लोग की सबकी अपनी एक कुल देवी होती थी। उन्हीं का जो है यक्ष यक्षिणी का मूर्ति इस समय के स्थानीय कलाकारों ने क्या किया था, बनाया था। इसमें देखिए सबसे पहला है, मैं कुछ यहाँ जहाँ जहाँ मूर्ति मिला उसका नाम लिख दिया हूँ। देखिए पहला है कहाँ, पटना दीदारगंज में, यहाँ पे यक्षिणी की मूर्ति मिला। इसका क्या विशेषता है, ये चामर ग्राहनी यक्षिणी की मूर्ति है पहला। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ और चमकदार पॉलिश के, देखिए चमकदार पॉलिश करना मौर्य कला की सबसे बड़ी विशेषता था। और यहाँ पे महिला या नारी की सौंदर्य को काफ़ी माइक्रो लेवल पे दिखाया गया, सूक्ष्म लेवल पे इसके हर एक पार्ट को दिखाया गया, जो कि काफ़ी बेहतर है, ठीक ना। उसका एक बेस नगर मध्य प्रदेश में आपको यक्षिणी की मूर्ति मिला। ये जो है ना 6.7 फीट क्या है, लंबी है। उसके बाद इसमें आप क्या दिखा सकते हैं कि परखम, ये भी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ आपको यक्ष की मूर्ति मिला है। ये मौर्य काल का जो वेशभूषा था उस वेशभूषा में ये मूर्ति बना हुआ है। और बुलंदीबाग पटना में एक नारी और बालक की मूर्ति मिला है। इसमें मातृत्व और वात्सल्य का भाव दिखता है, मतलब कैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेता है, वो आपको मूर्ति इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हो गया जो कि लोकल देवी देवताओं की मूर्ति, मतलब यक्ष यक्षिणी की मूर्ति उस समय बनती थी, आप ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। ये आपका हो गया मूर्ति कला जो मौर्य काल में आपका पला बढ़ा, ठीक ना। आगे देखिए कि इसमें जो है ना इतना करने के बाद, मतलब देखिए मैं यहाँ आपको पे टॉप में दिखाता हूँ, जो कि जहाँ शुरू किया था मैं। देखिए मैं आपको क्या बताया था कि मौर्य कला में देखिए कितना आयाम है। देखिए पहला राजकीय कला में चंद्रगुप्त का हम लोग पढ़ लिए, अशोक का पढ़ लिए और दशरथ का भी पढ़ लिए। इसमें राजप्रसाद, स्तूप, स्तंभ, कंदराएँ पढ़ लिया। फिर दशरथ काल में गुफा बनाई भी पढ़ लिया। और लोक कला जो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियाँ बना वो भी देख लिया। अब हमको यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मौर्य कला का आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए अगर यहाँ क्रिटिकल इसका एग्जामाइन करना होगा तो देखिए इसमें आप आलोचना में क्या क्या लिख सकते। देखिए आलोचना में क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिखा हूँ। देखिए मौर्य कला का आलोचनात्मक वर्णन, देखिए इसमें आप क्या लिखिएगा कि ऐसा कई सारे विद्वान बोलते हैं, खास करके जो विदेशी विद्वान, कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ऐसा कहकर इस मौर्य कला की आलोचना करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि मौर्य कला के संबंध में यह विमर्श का विषय है कि इस कला पर विदेशी प्रभाव, विशेषकर ईरानी प्रभाव कहाँ तक था। किसी निष्कर्ष पे पहुँचने से पहले हमको इसके समझ, जितना भी पक्ष में है, फेवर की बात है, अगेंस्ट की बातों को हमको अच्छे से मूल्यांकन करना आती क्या है, आवश्यक है। तभी हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। देखिए कई सारे विद्वान इस कला को ईरानी कला के प्रभाव को वर्णन करते हैं। इनका कहना है कि इस कला पे ईरानी कला का प्रभाव है। तो वो ऐसा तर्क देते हैं कि जैसे देखिए जिस समय मौर्य काल चल रहा था, लगभग कि 300 से लेकर 200 BC के आसपास, उसके पहले ही 100 साल पहले ही ईरान में जो है एक वंश था, अर्मेनिया वंश। तो यहाँ पर लिखा हूँ मैं कि मौर्य वंश के पहले ईरान में अर्मेनियाई वंश का शासन था। वहाँ मौर्य काल की तरह भांति जो है ना कला के कई रूपों का वहाँ भी विकास हुआ, जिसमें कि आपको राजप्रसाद वहाँ भी बना था, स्तंभ वहाँ भी बना है और पत्थर की मूर्तियाँ उस काल में भी बना है। इसलिए इस आधार पे, चूँकि ये काल मौर्य काल के जस्ट पहले था, 50-100 साल पहले था, इसलिए कई सारे विदेशी विद्वान, खासकर जिसमें आपका जॉन मार्शल हो गए, बर्सी ब्राउन, ऐसे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मौर्य कला पर ईरानी का प्रभाव है, क्योंकि उसी का देखा देखी मौर्य के लोगों ने किया और स्तंभ बनाया, राजप्रसाद बनाया, कुछ नया नहीं बनाया। ऐसा वो कह के कहीं ना कहीं मौर्य कला को कम आंकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे देश के जो विद्वान इसके विपक्ष में तर्क देते हैं, बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु अधिकांश भारतीय विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं। इस संबंध में इन विद्वानों ने निम्न अंतर बताया। देखिए क्या क्या हमारे देश के विद्वान अंतर बताए, उसमें कहा है, देखिए कि जो ईरानी स्तंभ है, जो पिलर है, और जो मौर्य स्तंभ है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? ईरानी जो स्तंभ है, जो कि वहाँ जो बना है, वहाँ स्तंभ विशाल भवन में लगाए गए हैं। लेकिन मौर्य कला का जो भी पिलर या स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप से है, किसी भवन में नहीं है। दूसरा बात बोलते हैं, पत्थर के कई टुकड़ों को जोड़ के ईरानी स्तंभ बना है, लेकिन हमारे मौर्य काल में जो है ना एक ही एकाश पत्थर से ही बना है। अंतर है, स्तंभों के ऊपर ईरान में मानव की आकृति है, लेकिन यहाँ स्तंभों के ऊपर पशुओं की आकृति है, और तना पर बैल, लता, फूल, पत्तियों की आकृति है ईरान में, लेकिन हमारे यहाँ तना क्या है, सपाट है। तो हमारे विद्वान ये अंतर दिखा के ये कोशिश करते नहीं,
मौर्य कला खुद की कला थी, इस पर किसी का प्रभाव नहीं था। आप ऐसा ही लिखेंगे। अंततः कहा जा सकता है कि मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव कहना उचित नहीं है। वास्तव में यह भारतीय सामाजिक संस्कृति तत्वों पर ही क्या था, आधारित था। आप ऐसा लिख के जो ना आप जो है ना आलोचना के अंतिम पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया, ये आलोचना का पार्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछा था कि मौर्य कला का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। और बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा या महात्मा बौद्ध धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर इसी में शामिल कर लिया। देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं। देखिए जब भी कभी प्रभाव लिखे तो दो पार्ट में लिखिए। देखिए प्रभाव, एक तो तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ा और दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा। देखिए तत्कालिक प्रभाव में आप क्या दिखा सकते हैं कि मौर्य कला ने बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में क्या निभाई, भूमिका निभाई। आप याद कीजिए कि अशोक जो अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेजते हैं, स्तूप का विकास करते हैं, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को तो आगे बढ़ाया ना। अगर आपको मौर्य कला में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ऐसी बातों को लिख सकते हैं कि जैसे ही मौर्य शासकों ने अगर स्तूप बनाया, अगर महाविहार बनाया, विहार बनाया, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं उसको। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा कि बाद के काल में भी आप देखिएगा स्तूप का निर्माण होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ में लिखा स्तूप का निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पाल युग में बना, आपको विक्रमशिला महाविद्यालय बना, नालंदा महाविहार की स्थापना इस कला के प्रभाव को दिखाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे मैं लिखा हूँ भवन निर्माण के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। जैसे गुप्त काल में कैसा भवन बना। लोक कला ने आम जनजीवन पर क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। और भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग क्या हुआ, शुरू हुआ। उसके पहले भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये मौर्य शासक ही थे जिन्होंने पत्थरों का प्रयोग क्या किया, शुरू किया। तो आप ऐसे उस समय का जो तत्कालिक प्रभाव क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुआ, देखिए दीर्घकालिक प्रभाव क्या लिखिएगा, गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर की आगे जाके क्या होती है, स्थापना होती है। वर्तमान में भी बिहार के पर्यटन के क्षेत्र में कमाई का बड़ा स्रोत तो आपका यही है। अभी लोग जो है घूमने जाते हैं, कई सारे पिलर देखने जाते हैं, मतलब कि अशोक के काल को देखने जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी पर्यटन के क्षेत्र में इसका काफ़ी क्या है, योगदान है। और सबसे बड़ी बात आप जानते होंगे कि पटना में एक सभ्यता का द्वार बना है। तो पटना स्थित सभ्यता के द्वार का निर्माण कहीं ना कहीं उसी चीज़ से प्रेरित है। और भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ ही तो है, क्या इसका ये दीर्घकालिक प्रभाव नहीं हुआ। तो आप ऐसे लिंक करके चीज़ों को लिखिएगा तो आपको बेहतर नंबर क्या होगा, मिलेगा। और हमारी धार्मिक पहचान तो उसी से है, अशोक का तो उसका प्रभाव आप देखिए। जब भी कभी बिहार की बात आती है तो बिहार में अशोक को हम लोग नहीं भूलते हैं, इसका क्या है, प्रभाव है। उनका जितना भी पिलर है, उनका राजप्रसाद है, तो हम उसको नहीं भूलते। पर्यटन काफ़ी विकास है, उनका योगदान है। तो ये सब प्रभाव आप जो है ना और भी एंगल दिखा के एग्जाम्पल में दे के क्या इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है ना इतना आपका पूरा का पूरा मौर्य कला का जो ना आपका वर्णन था। अब अंतिम में देखिए निष्कर्ष अगर आपको लिखना हो इसका ओवरऑल में क्या लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर मौर्य काल में विभिन्न रूपों स्थापत्य, मूर्ति कला आदि का व्यवस्थित और विस्तारण शुरू हुआ। साथ ही कला में उन मौलिक तत्वों का भी समावेशन हुआ जो आगे वर्षों में बिहार व भारत की कला परंपरा व संस्कृति के विकास के क्या बन गए, लक्षण बन गए। तो आप ऐसे करके इस पूरे टॉपिक को लिख सकते हैं, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, भूमिका जो भी बताया ऐसा आप इसको कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ना मौर्यन कला या मौर्यन आर्ट था, ठीक ना। इसमें लगभग मैं कोशिश किया हूँ कि जितने भी इसके डायमेंशन या आयाम है सबको मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना। और इसको एक बार नोट्स जरूर बनाइए। और इसका मैं आंसर राइटिंग भी कराऊंगा ग्रुप में। जो भी मेरे मेंस के आंसर राइटिंग ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो हमको मैसेज करेंगे। मैं नीचे नंबर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उस पर हमको मैसेज करेंगे। मैं आपको वहाँ लिंक में वहाँ आपको ऐड कर दूँगा। आप और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ है। तो बाकी मैं नेक्स्ट में जो ना आपको पाल कला करा दूँगा, फिर उसमें पटना कलम करेंगे। और नेक्स्ट जो है जितना भी 3 जो महात्मा है, जिसे विद्वान है, जैसे कि टैगोर है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का विचार खत्म करके ये आपका पूरा पूरा मैं हिस्ट्री क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, ठीक ना। और PT का भी मेरा वीडियो आएगा। तो अभी तक मैं PT में आपको पता है कि जो साइंस का जो NCERT बेस्ड लेक्चर शुरू किया था उसमें केमिस्ट्री हो गया था। अब मैं चूँकि वीडियो नोट्स बना रहा हूँ मैं बायोलॉजी का, तो थोड़ा लेट लग रहा है। वो भी वीडियो जो है 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। ऐसे करके देखिए। बाकी कोई दिक्कत हुआ तो हमको बोलिएगा, ठीक ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।